देखो, तो सेकेंड चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक नाम है स्ट्रॉन्ग रूट्स। मतलब क्या निकलता है इसका? मजबूत जड़ें, है ना। यहाँ पे जड़ों का मतलब क्या बोला गया है कि जो इनके ऑथर है, नाम है उनका एपीजे अब्दुल कलाम। इनके पेरेंट्स के बारे में इस चैप्टर में कहा गया है। ठीक है, जैसे तुम्हें पता होगा कि एक अगर ट्री है तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इसका क्या होता है? तो जड़ें होती हैं। अगर जड़ें खराब है दैट मीन्स पूरा जो पेड़ है वो उसका नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसी तरीके से एक बच्चा है, मान लो उसको मोल्ड करना है, उसको अगर आकार देना है तो सबसे इंपॉर्टेंट उनको कौन प्ले करता है? उसके पेरेंट्स करते हैं। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा, है ना, वो सीखता कहाँ से है? दो जगह सीखता है। पहला बात, सबसे पहले वो सीखता है अपने घर से, अपने पेरेंट्स से। सेकंड सीखता है वो अपने समाज से, एनवायरमेंट से। ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर एक गंदा प्रभाव ही पड़ेगा, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो कि उसका एनवायरमेंट बुरा है, खराब है, लेकिन पेरेंट्स अच्छे होने के कारण क्या होता है, उसके जो उसका एनवायरमेंट का असर, बुरा असर था, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा, वो किसके प्रति कैसा बिहेव करेगा, तो एटीट्यूड किसके प्रति कैसा होना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है? उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर जैसे हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम क्लास 12 में पढ़ रहे हो, आगे कॉलेज में जाओगे, ठीक है, तो अगर तुम्हारे अगर अंदर ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं है एक्चुअली, तुम अगर किसी के प्रति देखकर उससे पिघल नहीं रहे हो, अगर सपोज तुम्हें रास्ते पर कोई पेट दिखाई दिया जो बहुत ही बुरी अवस्था में है, मान लो डॉगी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर तुम्हारा हर्ट पिघला नहीं, तुम्हारा अगर दिल पिघला नहीं उसको देखकर, तुम्हारा एजुकेशन वैल्यूलेस है, तब तो तुम्हारे एजुकेशन का कोई वैल्यू उसके बाद नहीं रहेगा। तुम अगर किसी अपने एल्डर से, अपने बड़ों से अगर झगड़ के बात कर रहे हो, मुंह लगा के बात कर रहे हो, तो भी तुम्हारे एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करने के लिए ये नहीं करता कि चलो तुमको बस ज्ञान अर्जित करना है, ये तुम्हारे मोरल वैल्यू को भी मोल्ड करने में या आकार देने में हेल्प करता है। स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ज्ञान तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो आचरण होता है, जो उसका बिहेवियर होता है, वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैसे पता कि तुम पढ़े लिखे हो? तो तुम्हारे अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा पता करेंगे नहीं, तुम्हारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग समझ में आएगा तुम कितने पढ़े लिखे हो सकते हो। सपोज एक लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, पीएचडी करके रखा हुआ है, बट एक एथिक्स नहीं है उसके अंदर, जो एक ज्ञान, जो क्या बोलते हैं, नैतिक शिक्षा नहीं है अगर उसके अंदर में, तो उसका पढ़ाई बिल्कुल बेकार है, उसके पीएचडी करने का कोई लाभ नहीं है। अगर वो अपने पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं कर रहा अगर, तो भी उसका एजुकेशन का कोई काम नहीं है। सेम हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि जो हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, वो इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बने? ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं हद तक उसका कुछ रोल उनके पेरेंट्स का भी हुआ होगा, है ना। जो लोग टॉप करते हैं, जो लोग अच्छे नंबर लेके आते हैं, जो लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ये उनका ही सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये उनके पेरेंट्स से आया हुआ रहता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति में सबसे जो इंपॉर्टेंट गुण कौन डालता है? उनके पेरेंट्स डाल सकते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसके बारे में। तो लिखा क्या है, जो इनके ऑथर है, जो लेखक है, उनका नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। तुम उसको अच्छे याद रखोगे इस नाम से, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, तुमसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कि इसका पूरा नाम क्या है, ये तो याद रखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल में ए बी है, याद रखोगे, बी नहीं लिखा है भूल से भी। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। क्लियर है? इनका जन्म कब हुआ था? 1931 में हुआ था, और इनका देहांत 2015 में हो चुका था। किसी को पता है कैसे देहांत हुआ इनका? नो आइडिया। हाँ, वो आई थिंक असम में थे या फिर अरुणाचल प्रदेश में कहीं पे गए हुए थे किसी कॉलेज को स्पीच देने के लिए। उनका ये मोटिव रहा हमेशा। ठीक है, क्योंकि काफी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है हमारे इंडिया के ना, तो हर कॉलेज में उनको इनवाइट किया जाता था कुछ स्पीच देने के लिए, कुछ मोटिवेशन देने के लिए। तो अपने अंतिम समय में भी क्या हो रहा था, वो एक कॉलेज में स्पीच दे रहे थे, किसी को संबोधित कर रहे थे, और स्पीच देते देते ही उनका हार्ट अटैक आया और वो गिर गए, और वहां फिर उनका देहांत। उनका एक कहना है कि कभी भी
शांत मत बैठो, ठीक है। अपने लाइफ के एंड टाइम तक तुम्हें अपने काम को करते रहना है। जैसे हमारे पास एक रिवाज है कि 60 इयर्स हुआ, रिटायरमेंट हो गया, फिर अपने जो इजी जो लाइफ होता है उसको हम लोग जीते हैं, है ना। लेकिन उनका ये मोटिव था कि अगर मैं रिटायर भी हो गया फिर भी मुझे अपने काम को, या भले जो भी काम उनको करना करना चाहते वो अपने काम को कंटिन्यू करना चाहिए उन्हें, ठीक है। हमारे पास एक थियरी क्या है कि चलो ठीक है, रिटायरमेंट हो गया, काम खत्म, अब अपने घर पे आराम किया जाएगा। लेकिन होना ये चाहिए कि आपके पास जितना जब तक कैपेसिटी है आपके बॉडी के अंदर, तब तक आपको कोई ना कोई काम करते हमेशा रहना ही चाहिए। एक है ना कहावत, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। अगर कोई एक पर्सन पूरी तरह से खाली है, खाली बैठा हुआ, पूरा वो फ्री है मान लो, तो उसके अंदर एक गलत थॉट्स, गलत विचार ही हमेशा आते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो किसी भी काम में, पढ़ाई हो, खेल कूद हो सकता है, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है, कहीं भी बस अपने आप को बिजी रखना। तो चीज कभी नहीं करना है, एक अकेले कभी ज्यादा नहीं रहना है, दूसरा कभी अपने आप को खाली नहीं रखना है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, एपीजे अब्दुल कलाम था, इनका डेथ कब हुआ था, 2015 में हो चुका था। ये कौन थे, वाज वन ऑफ द पाइनियर्स। पाइनियर्स का मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो लोग होते हैं ना, उनको बोला जाए। तो वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया के कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों के अंदर में वो आते हैं। एरोस्पेस का मतलब पता है क्या होता है, बताओ। सिंपल सा, देखो स्पेस का क्या मतलब होता है, अंतरिक्ष होता है। एरो मतलब जो मिसाइल पे, जो रॉकेट वगैरह पे काम करते हैं उनको बोलते हैं एरोस्पेस साइंटिस्ट बोला जाता है, ठीक है। फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का बहुत ही मुख्य हिस्सा, बहुत ही बड़ा हिस्सा, ही वर्कड एज अ साइंटिस्ट। वो किस रूप में काम किया था उन्होंने, एक साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, ISP। ये बोल सकते हो सिंपल सा कि उन्होंने इस प्रोग्राम्स के अंदर में एक साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया था। साथ में सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स मतलब यहाँ पे जो उनके साहित्य है, जो उन्होंने किताबें लिखी है, उन्होंने क्या था, पहला किताब का नाम क्या है, इंडिया 2020, इनका एक बुक का नाम है। सेकेंड बुक है इग्नाइटेड माइंड्स, और हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग नोट्स, वो किससे लिया गया है, विंग्स ऑफ फायर से लिया गया। ये उनकी एक आत्मजीवनी है, जिनका नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर। ये उसी चैप्टर से या उसी बुक से ये उठाया गया है। He was the president of India from 2002 to 2007। 2002 से लेकर 2007 तक उनका ये काम रहा है प्रेसिडेंट का, फिर वो अपना लाइफ में मग्न हो गए, ठीक है। एक खास बात याद, एक चीज आप ये भी याद रखोगे कि वो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट थे, 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे वो, ठीक है। साथ में तुमने सुना होगा कि आज जितने भी हमारे देश से ना अंतरिक्ष में गए हैं व्यक्ति, जितने भी गए हैं वो नासा के थ्रू गए हैं, है ना। नासा हमेशा कुछ लोगों को चुनता है अलग अलग देशों से, उसको भेजने की कोशिश करता है। लेकिन तुमने अभी हाल फिलहाल सुना होगा एक न्यूज कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, जिसमें क्या था, एक रोवर था, एक व्हीकल था, जो वहां पे जाता, वहां पे एनालाइज करके पृथ्वी को सब कुछ इंफॉर्मेशन भेजता, है ना। तो ये तभी संभव था जब इनका फर्स्ट, क्या बोलते हैं उसको, व्हीकल प्रोग्राम था, उन्होंने जब जो उनके द्वारा किया गया था 2001 के आसपास में शायद किया हुआ होगा, मे बी यहाँ पे लिखा नहीं कर पाओ। तो उन्होंने पहला बार उस व्हीकल को मून पे भेजने का एक प्रोग्राम लॉन्च किया। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो आज हम लोग जो चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 आगे एक प्लान बन रहा है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमारे इंडिया के लिए क्या बोलते उसको, एरोनॉटिक्स में या अंतरिक्ष विज्ञान में काफी अच्छी भूमिका इनके द्वारा निभाई गई, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर इंडिया के पास आज एटम बॉम्ब है, परमाणु शक्ति है, परमाणु ऊर्जा है, अगर सबसे जो बड़ा श्रेय जाता है वो उनको जाता है। कारण क्या है कि जिस समय वो एक नॉर्मल साइंटिस्ट थे, उस समय हमारे देश के PM थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोनों के सहयोग से पोखरण, तुमने नाम सुना होगा, अभी हाल फिलहाल पिक्चर भी आया था जॉन अब्राहम का कुछ साल पहले। तो राजस्थान के पोखरण में उसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो किसी को नहीं पता था उसके बारे में, एक सीक्रेट मिशन के तौर पे उसको किया गया था। पता क्यों ऐसा, जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, जो नहीं नाम बोल रहे हैं, किसी देश को युद्ध करने से रोकता, क्या बोलते हैं उसको,
एक ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं दिमाग से निकल गया आई थिंक इस बार, ठीक है। तो वो क्या करता है, किसी भी देश को उस युद्ध करने से रोकता है, ठीक है। तो वो चाहेगा नहीं कि कोई भी देश एक परमाणु संपन्न देश बन सके, लेकिन जो हमारा इंडिया है वो कारण था बनने का, उन्होंने उस चीज को सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया। अगर तुम्हारे पास हथियार है तो तुमको कोई भूल भी नहीं सकता, है ना। तो हमारे देश ने जो एटम ऊर्जा, जो एटम एनर्जी जो बनाई थी, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बनाई गई थी। वो किसी के हमला करने के मकसद से नहीं बनाई गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या लिखा गया है आगे, जो स्ट्रॉन्ग रूट से एक एक्सट्रैक्ट किया गया है, एक निकाला गया फॉर्म है। कहां से निकाला गया है? फ्रॉम डॉक्टर कलाम ऑटोबायोग्राफी। उनका एक आत्मजीवनी है जिनका नाम क्या था? विंग्स ऑफ फायर। यहाँ पे तुम मार्क करोगे इस लाइन को, ठीक है। इस बुक से इस छोटे से हिस्से को उठाया गया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस जो निकाले हुए भाग है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कि टॉक्स अबाउट, वो बात करते किसके बारे में? कि चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में बात करते हैं। इन हिज होम टाउन, जो उनके पैतृक गांव में, पैतृक शहर में मौजूद था। द पीस, जो हिस्सा है, जो ये भाग हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट्स, हमें दिखाता है, क्या दिखाता है? अ डिलाइटफुल स्केच ऑफ द ऑथर्स अर्ली लाइफ। उनका जो प्रारंभिक बचपन था, उनका जो प्रारंभिक जीवन था, उसमें उन्होंने कितने आनंदमय उस चीज को जिया है और कितने अच्छी तरह से उस लाइफ को जिया है, ये हम इस चीज में देखने वाले हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, और कैसे उनके माइंड में एक आध्यात्मिक ऊर्जा या आध्यात्मिक जो ग्रोथ है वो भी उसमें देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे होता है कि हमारे जो पेरेंट्स है ना, वो सिखाते तो है कि कैसे पूजा करना है, कैसे भगवान की आरती उतारनी, जो भी तुम समझ सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो हमारे घर के द्वारा बताई नहीं जाती। खासकर हिंदू धर्म में तो बिल्कुल नहीं बताई जाती है। तुम देखना, हमें क्या सिखाया गया कि अच्छा चलो पूजा करना है, बट जो सही वे क्या होता है, सही मेथड क्या होता है, ये हमें बताया नहीं गया है। यहाँ तक कि हमें कभी ये भी नहीं बताया गया कि हमारे पास कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, किसमें क्या बताया गया, किसी को नॉलेज नहीं है ना। लेकिन अभी के टाइम एक फेक ट्रेंड चला है कि अपने आप को उस धर्म को सबसे कट्टर बताना, कि मैं सबसे ज्यादा बड़ा इस धर्म का प्रचारक हूँ, मुझसे ज्यादा कोई इसके बारे में जानता ही नहीं। लेकिन ये फेक ट्रेंड है एक्चुअली, ठीक है। हमारे देश में भी तो पता है, तो इलेक्शन आने ही वाला है, इसके पहले चलाया जाता है, ठीक है, लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि जहां कोई फेस्टिवल आया, सब अपना स्टार्ट हो जाता है, शिव जी का, हनुमान जी का, जो भी मंगलवार हर बार सब कुछ लगाते ही है, ठीक है। मंडे को शिव जी का सब लगाते हैं। तो ये ठीक है, आपको पूजा करना कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ, लेकिन किसी को दिखाने की तो नहीं ना, बिल्कुल। कम से कम आपको क्यों दिखाना कि आप सबसे बड़े भक्त हो इस भगवान, ठीक है। तो ये फेक ट्रेंड है, किसी को दिखाने के लिए पूजा पाठ नहीं करना है, अपने आध्यात्मिक शक्ति के लिए, अपने आध्यात्मिक शांति के लिए तुमको वो काम को करना चाहिए, ठीक है। तो किसी पूछो ना, कितने हमारे पास वेद, कोई बता भी नहीं पाएगा। कौन कौन सा? किसमें क्या क्या है? ऋग्वेद में क्या है? तो कितने पुराण है? कौन कौन सा? तो अगर तुम्हें, देखो ये अच्छा चीज थोड़ा पता है क्या होता है, मुस्लिम धर्म ज्यादा अच्छा होता है। उनको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे पास कितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे इस अध्यात्म का हो सकता है। कि हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में इस चीज का थोड़ा सा ज्ञान कम दिया जाता है, लेकिन देना चाहिए एक्चुअली। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो तुम रामायण महाभारत तुम देखते भी तक तो नहीं, है ना। तो मेन कारण क्या था हमारा इसको बढ़ाने का? हमारा लॉकडाउन, ठीक है। तो इस चैप्टर में पेरेंट्स के बारे में तो बताया ही गया है, साथ में कैसे उनको आध्यात्मिक तरफ लेके गए हैं उन्होंने, ये हमें दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम चलो शुरू करते हैं थोड़ा चैप्टर को। तो कुछ इस तरह से शुरू किया गया है हमारे चैप्टर में, तो ध्यान दोगे कि आई वॉज बॉर्न, मैं जन्मा था। कहां जन्मा था? इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में मेरा जन्म हुआ था, जो कहां पे बसता था? इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। जो पहले का नाम मद्रास था, अभी का नाम क्या है? तमिलनाडु है ना।
उस स्टेट के रामेश्वरम नाम का एक जगह था जो कहां पे था, उस जगह के आइलैंड पे था। तुम्हें पता होगा हमारे बंगाल के पास भी एक आइलैंड है जिसको तुम जानते हो गंगा सागर के नाम से। गए हो कभी गंगा सागर? वो एक्चुअली वो आइलैंड है, वो जाना पड़ेगा बोर्ड से, शिप से जाना पड़ेगा। तो वो बंगाल का एक हिस्सा है। तुम्हें ये भी पता होगा शायद कि जो अंडमान निकोबार आता है वो भी बंगाल के टेरिटरी में ही आता है हमेशा। जो भी कुछ रूल होता है वो बंगाल के थ्रू ही होता है अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो ये जो आइलैंड है रामेश्वरम नाम का, ये ठीक तमिलनाडु के ठीक बगल में मौजूद है। ठीक है, और तुमने रामायण जब देखा हो तुमने पता होगा कि जो एडम्स ब्रिज है, एडम्स ब्रिज मतलब जो राम सेतु है, वो इसी से होते हुए आगे बढ़ा है। एंड एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट यही है रामेश्वरम, यहाँ से फिर लास्ट जो बढ़ता है वो ज्यादातर फिर श्रीलंका का। ठीक है, तो ये क्या है, ये आइलैंड टाउन है। क्या हुआ? ये एक आइलैंड टाउन है, द्वीपीय शहर है जिसका नाम क्या रामेश्वरम है। और ये कहाँ बसता था? मद्रास स्टेट, जिसका पहले का नाम मद्रास अभी तो तमिलनाडु हो चुका है, इस स्टेट के वो उस आइलैंड पे ये लोग रहा करते थे। क्लियर है? तो इसको मार्क करोगे इस लाइन को। तुमसे पूछता भी है हर बार कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था और जो रामेश्वरम शहर में पड़ता था। उनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? जैनुलब्दीन था। हैड उनके पास था। अच्छा, ये जो हैड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। उनके पास था, जैसे बोलते हैं ना आई हैव अ पेन, वो भी एक तरह का क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, ये क्या है, मेन वर्ब। तो उनके पास क्या था? नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, न तो औपचारिक शिक्षा थी उनके पास, न तो कभी ज्यादा स्कूल गए हैं, और न तो उनके पास ज्यादा कोई संपत्ति या वेल्थ। मतलब उनके पास दोनों चीज नहीं थी। क्या क्या नहीं थी? एक, औपचारिक शिक्षा नहीं थी उनके पास, दूसरी उनके पास कोई धन संपत्ति मौजूद नहीं था। लेकिन डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन असुविधाओं के बावजूद, असुविधा क्या? एजुकेशन असुविधा हो सकती है और धन असुविधा हो सकती है ना। इन असुविधाओं के बावजूद ही पोजेस्ड, वो अधिकार रखते थे इसके ऊपर, ग्रेट इनेट विजडम, उनके पास एक बहुत ही महान, बहुत ही विशाल एक जन्मजात ज्ञान था, बुद्धि थी, जो किसी स्कूल में नहीं मिलती है। ये बुद्धि तुम्हें जन्मजात मिलती है, तुम्हारे पेरेंट्स से या तुम्हारे एनवायरमेंट से मिल सकती है। ठीक है, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा से एक परोपकारी नेचर, दूसरों की हेल्प करने का नेचर, ये उनके अंदर जन्मजात मौजूद। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, तो एक बार रिपीट करें जल्दी से। यहाँ पे हमें ये दिखाया गया कि उनके पास दो चीजों की कमी थी। क्या क्या कमी थी? पहला, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था उनके पास, कोई किताबी ज्ञान नहीं था उनके पास, और न तो उनके पास ज्यादा कोई धन संपत्ति मौजूद था। लेकिन इन असुविधाओं के बावजूद वो क्या रखते थे अपने पास? उनके पास अधिकार था इस चीज का, एक बहुत ही अच्छे आंतरिक जन्मजात ज्ञान का, विजडम का, और आत्मा से वो क्या थे? परोपकारी थे, दूसरों के प्रति हमेशा हेल्पफुल नेचर उनके पास रहता था। साथ में इंटरेस्ट लोगे थोड़ा सा, ठीक है। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उनके पास एक आदर्श सहयोगी था। किस रूप में? इन माई मदर, मेरी माँ के रूप में। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था आसी अम्मा। दैट मींस यहाँ पे दो लोगों का मुझे नाम मालूम चला। कौन कौन सा? पापा का नाम क्या था? जैनुलब्दीन, और मम्मी का नाम था आसी अम्मा। ये उनके लिए एक आदर्श पार्टनर थी, है ना। जैसे हमारे पापा लोग, हमारे जो फादर होते हैं, उनके लिए सबसे आदर्श सपोर्टर कौन है? उनकी मम्मी, हमारी मम्मी, है ना। तो उनके पास एक आदर्श क्या थी? सहयोगी थी। किस रूप में? मेरी माँ के रूप में, जिनका नाम था आसी अम्मा। क्लियर है? आगे तो क्या बोला गया है? आई डू नॉट रिकॉल, मुझे याद ही नहीं है, द एग्जैक्ट नंबर, जो सटीक संख्या होती है किस चीज की? उन लोगों की, सिर्फ फेड एवरीडे, जिन लोगों को वो हर रोज खाना अपने घर पे खिलाया करते थे। क्या बोला? क्या देखो, बोला आई डू नॉट रिकॉल, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मेरे घर पे कितने लोग खाना खाया करते थे। किनके द्वारा? मेरी माँ के द्वारा। क्यों? बट, लेकिन, आई एम क्वाइट सर्टेन, मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूं इस बात का कि
फार मोर आउटसाइडर्स एट, कई गुना ज्यादा अधिक बाहर के लोग मेरे घर पे खाना खाया करते थे, किसकी तुलना में? देन का मतलब होता है किसी से तुलना करने के हेल्प की सेंस में आता है। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, जितने व्यक्ति हमारे पूरे घर में एक साथ रख लो, उससे कई गुना ज्यादा अधिक बाहर के लोग खाना खाया करते थे। बोला क्या चाह रहा है कि चूंकि वो लोग काफी हेल्पफुल नेचर थे, संपत्ति उनके पास बिल्कुल नहीं है, धन संपत्ति बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके पास ये एक नेचर है कि कोई भी अगर घर पे आया जाए तो हमसे बिना खाना खिलाए को नहीं भेजा जा सकता है। यहाँ पे एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्या बोला है देखो, कि मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं है, याद नहीं है कितने लोग मेरे घर पे खाना खाया करते थे, लेकिन मैं इस बात से सुनिश्चित हूं कि जितने भी संख्या थी वो अत्यधिक बाहर के लोग ही थे। इसकी तुलना में जितने लोग मेरे घर पे मौजूद नहीं थे उससे ज्यादा मेरे बाहर के लोग खाना खाया करते थे। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बोला गया है, माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड, जो मेरे माता पिता थे ना, विस्तृत रूप से, बहुत ही अच्छे रूप से जाने जाते थे। किस रूप में? एज एन आइडियल कपल, एक आदर्श जोड़े के रूप में। मतलब जितने भी लोग उस एरिया में, उस लोकेलिटी में रहा करते थे, सभी मेरे पेरेंट्स को एक आदर्श जोड़े के रूप में मानते थे। मतलब ऐसा जोड़ा कहीं और देखने को नहीं मिलता। हमारे पेरेंट्स जैसे नहीं, हर 2 दिन में झगड़ा हो जाता है ना। उनके जो पेरेंट्स कैसे थे? बिल्कुल आदर्श थे, बहुत ज्यादा अच्छे स्वभाव के थे। क्यों? देखो क्या बोला है, माई मदर्स लिनिएज। अच्छा तो इसको मार्क करोगे इस लाइन को थोड़ा सा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हेल्प करेगी लाइन, तो मार्क करोगे इस लाइन को। आगे बोला गया है कि माई मदर्स लिनिएज, जो मेरे माँ के पूर्वज थे, वाज द मोर डिस्टिंग्विश्ड, वो ज्यादा प्रसिद्ध थे। थोड़ा एक बात ध्यान दोगे, ये दिखाई दे रहा है द मोर, मोर के आगे कभी द नहीं लगा सकते हैं। द लगाता है पता है कब? जब मुझे मोस्ट बोलना होता है। हाँ, लेकिन यहां पे द का इस्तेमाल क्यों किया गया? देखो ध्यान से, जब 2 लोगों में तुलना होती है और मुझे एक को ज्यादा अच्छा बताना होता है, तो मुझे वहां पे कंपैरेटिव फॉर्म में ही, जैसे यहां पे देखो थोड़ा सा, देखो तो सुनोगे, सपोज मुझे 2 लोगों में तुलना करना है, ठीक है, ऐसा सिंपल लिखो कि कंपैरिजन बिटवीन 2 पीपल, बिना सेकंड वाले का नाम लिए हुए। सपोज मेरे पास 2 व्यक्ति है, एक राम है, एक मान लो एक शाम है, ठीक है। मुझे ये बोलना है कि ये जो पहला वाला है वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि राम इज द मोर इंटेलिजेंट। होना क्या चाहिए था? द मोस्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है कि द कहां लगा के रखा है मैंने? मोर के बगल में। मोर तो कंपैरेटिव है ना, और हमने सीखा हुआ है द लगाते कहां पे? सुपरलेटिव के साथ में, है ना। तो यहां पे मैंने नाम तो नहीं लिया श्याम का, बट तुम्हें पता है कि यहाँ पे 2 लोग ही मौजूद है, एक राम होगा और एक श्याम। तो मैंने क्या बोला? राम इज द मोर इंटेलिजेंट, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। किसकी तुलना में? मेंशन किया है, बट मुझे पता है कि श्याम के बारे में बोला जा रहा है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे आ गया, लिखा गया है द माई मदर्स लिनिएज, जो मेरे माँ के पूर्वज है ना, वो ज्यादा क्या है? डिस्टिंग्विश्ड से ज्यादा प्रसिद्ध है। किसकी तुलना में? यहाँ पे छुपा हुआ है मेरे पिता के पूर्वज की तुलना में। हमारे घरों पे एक चलता है एक युद्ध कि किसका ज्यादा अच्छा है, मेरे पापा के पूर्वज ना मेरे माँ वाले पूर्वज। तो नानी घर तुम्हारा ना तुम्हारा दादी घर, ये बोला जाता है। यहाँ पे सेम हुआ है। जो हमारे ऑथर है, जो हमारे लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम, उनके घर में भी एक युद्ध छिड़ा हुआ रहता है कि कौन ज्यादा फेमस है, बोल सकते हो।
तो यहाँ पे क्या बोला गया कि क्या है यहाँ पे कि जो मेरे माँ के पूर्वज है ना वो ज्यादा प्रसिद्ध है किसकी तुलना में, मेरे पिता के पूर्वज की तुलना में। क्लियर है? द मोर का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात आ रही है, माँ वाले में और पिता वाले। ठीक है, आगे तो क्या बोला है, वन ऑफ हर फोरबियर्स, उनके एक पूर्वज, यही होता है ना पूर्वज भक्ता, तो उनके एक जो पूर्वज थे, किनके पूर्वज, मेरी माँ के जो पूर्वज थे उनमें से एक को उनको सम्मानित किया गया था, ऑनर किया गया था किससे, द टाइटल ऑफ बहादुर, उनको बहादुर की पदवी या उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों के द्वारा। जाहिर सी बात ना, फेमस है वो, प्रसिद्ध है, क्योंकि उनके पापा वालों को कुछ तो मिला ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, मुझे पूछेगा कौन ज्यादा प्रसिद्ध थे, कौन ज्यादा फेमस थे, तो क्या आंसर मिलेगा, हिज मदर्स लिनिएज, उनके माँ के पूर्वज ज्यादा प्रसिद्ध थे। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा कि उनके एक फोरबियर्स को क्या उपाधि दी गई थी, तो हमें आंसर पता है कि उनको बहादुर की उपाधि दी गई थी, किनके द्वारा दी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। तुमसे ये पूछेगा तुम्हारे एमसीक्यू वगैरह फॉर्म में कि बहादुर की जगह और ऑप्शन दे सकता है मान लो, ठीक है, तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि उनको बहादुर की पदवी दी गई थी, किनको दी गई थी, उनके माँ के लिनिएज को। तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, दिखेगा वहां पे फादर्स लिनिएज, वहां पे वो चीज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या ध्यान देना है, उनके माँ के पूर्वज को क्या मिला था, एक उपाधि दी गई थी जिनका नाम क्या था, बहादुर था, जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। अब बता गया अपने बारे में, समझोगे, देखो बोला क्या गया है, आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, मैं अनेक बच्चों में से एक था, दैट मीन्स वो अपने माँ बाप के अकेले संतान नहीं थे, ये ना, उनके पास आई थिंक 4 या 5 भाई थे मेरे ख्याल से, तो थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, 4 या 5 थे मेरे ख्याल। तो वो अपने 4 या 5 भाइयों या बहनों में से एक थे, 4 या 5 भाई बहन में से एक थे, ये बोल सकते हो। वो कैसे थे, अ शॉर्ट बॉय, एक बहुत ही शॉर्ट हाइटेड थे, विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, थोड़ा सा एक अजीब भद्दा उनका लुक था। फोटो देखे उनका कभी, इन तेरे नाम बाल, शॉर्ट हाइटेड, डार्क थोड़ा सा, तो उनका जो लुक था बहुत ही अजीब था, विचित्र था, भद्दा था। जबकि वो जन्मे कहाँ थे, बॉर्न टू अ टॉल एंड हैंडसम पेरेंट, जबकि उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही लंबे थे और बहुत ही हैंडसम। मान लो अगर किसी के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे दिखते हैं, लंबे हैंडसम है, और बच्चा काला पैदा हो गया, तो छूट करेगा वो चीज, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि मेरे जो पेरेंट्स है ना वो कैसे थे, लंबे भी थे और हैंडसम भी थे, लेकिन जो उनका दिखावा था, जो उनका लुक्स था वो कैसा था, बिल्कुल शॉर्ट हाइटेड था और बिल्कुल भद्दे दिखते थे। मतलब यहाँ पे न सिर्फ अपना बुराई किया गया बल्कि अपने पेरेंट्स का तारीफ भी किया गया। ठीक है, देखो आगे क्या बोला है, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम कहाँ रहते थे, अपने पूर्वज के घर पे रहा करते, मतलब उनके पूर्वज के द्वारा बनाया गया था घर, विच वॉज बिल्ट इन, देखो यहाँ पे पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, पैसिव फॉर्म मतलब जिनको बनाया गया था, डूअर यहाँ पे नहीं पता मुझको, ठीक है, जिस घर को क्या किया गया था, बनाया गया था कब, इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के बीच में बनाया गया था, मतलब कितने के आसपास, लगभग 1850 के आसपास बनाया गया होगा, एग्जैक्ट ईयर नहीं बताया गया वहां पे। ठीक है, तो हमें एक चीज का आंसर मिला, पूछेगा तुमसे तो उनके घर को कब बनाया गया था, तो तुमको आंसर मानना पड़ेगा इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। तुमसे एमसीक्यू में पूछता ये हर बार कि कब बनाया गया था, तो ये उस 19th सेंचुरी के मिडिल में बनाया गया था। क्लियर है? अभी तो क्या बोला गया है कि इट वाज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, यह घर कैसा था, ठीक ठाक एक पक्का बड़ा सा घर था यहाँ पे। ठीक है, आगे मेड ऑफ, जिसको बनाया गया था किससे, विथ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जिनको चूना पत्थर और ईंटों से बनाया गया था, मतलब पक्का तो था लेकिन किससे बनाया गया था, वो चूना पत्थर से और ईंटों से बनाया गया था।
तो भाई यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन बनेगा कब बनाया गया था, तो मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी बनाया गया था। सेकेंड, घर कैसा था, फेयरली लार्ज पक्का हाउस था, ठीक ठाक पक्का हाउस था। थर्ड, किससे बनाया गया था, तो मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, चुना पत्थर और ईंटों से ये घर बनाया गया था। और ये जो घर है पता कहां स्थित था, ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में एक मस्जिद गली बोल सकते हो, उस गली के अंदर इनका जो घर वो स्थित। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो आगे क्या बोला है, माई ऑस्टर फादर, मतलब क्या होता है, जो मेरे कठोर पिताजी जो थे, जो मेरे जो डिसिप्लिन पिताजी थे, वो क्या करते थे ना, यूज टू अवॉइड, वो अनदेखा किया करते थे किस चीज को, ऑल सभी अनावश्यक आराम और विलासिता, जितने भी इनएसेंशियल कंफर्ट और लग्जरीज हैं, इनको वो हमेशा अवॉइड किया करते। जैसे पहले के टाइम में लोग खटिया पे सो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, एक हाथ पक्का होता था तो कोई दिक्कत नहीं। अभी के टाइम में तुम्हें क्या चाहिए, एक गद्दा चाहिए जो अच्छा सॉफ्ट हो थोड़ा सा, एक पंखा चाहिए, जो पंखा नहीं भी तो कूलर चाहिए या फिर एसी चाहिए, पानी पीने के लिए फ्रिज का पानी चाहिए तुम्हें, है कि नहीं, तुम्हें जाना है तो साइकिल चाहिए, तुम्हें साइकिल है तो तुम्हारा बाइक अवेलेबल हो सकता है। तो अभी के टाइम में पता क्या करें लोग, एक आराम ज्यादा खोजने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। पहले टाइम में क्या करते थे लोग, अगर नहीं भी कुछ है पैदल निकल गए कहीं पे भी, है ना। लेकिन अभी के लोग ज्यादा आराम प्रेमी होने लगे हैं, क्योंकि हमें वो चीज का आदत डलाया जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो जो उनके फादर थे वो हमेशा से जो अनावश्यक आराम है, जैसे जिसकी जरूरत नहीं है, उसको वो अपनाना पसंद नहीं करते थे कभी भी। अगर मेरा काम चटाई से हो रहा है तो मुझे बेड की जरूरत नहीं है, अगर मेरा काम हाथ पंखा से चल रहा है तो मुझे पंखे की जरूरत नहीं, तुम्हें है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जो अनावश्यक चीजें हैं, आराम है, उनको वो हमेशा अवॉइड किया करते थे। हाउएवर, हाउएवर मतलब क्या होता है, जबकि या फिर भी बोल सकते हो। क्या इस्तेमाल कहां पे होता है, जब दो वाक्य एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं, विरोधाभास काम करते हैं, तो वहां पे हमें लगाना पड़ता है हाउएवर। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था एक बार, कि सपोज कि एक लड़का है, ही वर्क वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, हाउएवर फिर भी he could not get good marks, वो अच्छा मार्क्स लेकर नहीं आ पाए, है ना। तो यहाँ पे परिश्रम भी किया लेकिन मार्क्स भी अच्छा नहीं आ पाया, अपोजिट है दोनों ना। तो जब अपोजिट आता है तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, वहां पे हाउएवर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला मुझे क्या बोला गया यहाँ पे, कि वो क्या करते थे, सभी अनावश्यक चीजों को वो अवॉइड किया करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंजूस थे। देखो बचत और कंजूसी में अंतर होता है ना। अगर तुम्हारा काम पंखे से चला, तुम यहाँ पे कूलर नहीं लोगे तब तो इसको कंजूसी नहीं बोलते हैं, इसको बचत बोलते हैं। कंजूसी पता क्या किसको बोलेंगे, तुम्हें मान लो यहाँ जाना है बारासात, तुम्हारे पास 20 रुपए है, तुम्हें किसी को नहीं देना है, मान लो तुम क्या करोगे, ऐसे चले जाओगे पैदल की तरफ, है ना, उसको कंजूसी बोलते। मतलब तुम्हारे पास अगर वो चीज है, तुम खर्च नहीं करना चाह रहे हो, वो कंजूसी है। लेकिन अगर तुम्हारा उसी से काम चल जा रहा है थोड़े बहुत से, तो तुमको कंजूसी तो नहीं करना पड़ेगा फिर, है ना। यहाँ पे तो क्या बोला गया है, हाउएवर फिर भी ऑल नेसेसिटीज, जितने भी जरूरी चीजें हैं, वाज प्रोवाइडेड फॉर, वो हमारे लिए प्रदान की जाती थी। जो क्या होता थी, इन टर्म्स ऑफ, किस रूप में, इन टर्म्स ऑफ फूड, भोजन के रूप में, मेडिसिन, दवाइयों के रूप में, और कपड़ों के रूप में। दैट मीन्स, इसे थोड़ी जो, अब मान लो उन्होंने क्या किया, अवॉइड किया सभी चीजों को ना, कि चलो ये नहीं लेना है, वो नहीं लेना है। तो ऐसी बात नहीं कि उनको सबको भूखा रखा करते थे हमेशा, कि तुमको खाना नहीं खाना, तुमको कपड़े नहीं खरीदना, ऐसी बात नहीं। जो चीज जहां जरूरत है, सपोज कोई त्योहार आया, कोई फेस्टिवल आया, जरूरत किस चीज का है, क्लोथिंग का है, कपड़ों का है। तो ये नहीं कि चलो लास्ट चला जो कपड़ा वही पहन के काम चला लो, ऐसा वाला बिल्कुल नहीं है ना।
उस समय में भी वो सभी चीज को सभी कुछ अवेलेबल करवाया करते थे। जैसे हमारे पेरेंट्स, है ना, हमें अगर कुछ की जरूरत है तुमको वो चीज तुरंत मिल जाया करता है ना। तो अगर यहाँ पे ये बोला गया है कि वो सभी चीजों को अवॉइड किया करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंजूस थे। इसका मतलब ये है कि जितने भी चीजें हैं जो आवश्यक है, जो जरूरी है, उनको हमेशा पूरा करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। ठीक है, आगे बढ़े। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से, मैं कह सकता हूं इस बात को कि माइंड वाज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। जो मेरा बचपन था वो कैसा था? बहुत ही सिक्योर बचपन था, बहुत ही सुरक्षित बचपन। किस रूप में? मैटेरियली एंड इमोशनली, भौतिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। अब इसका मतलब तो समझोगे। तुम्हारे पास अभी कोई लिमिटेशंस होगी अपने फैमिली के द्वारा, यहां मत जाओ, ये काम मत करो, ठीक है, ये काम सही नहीं है, ये लिमिटेशंस है। कारण क्या लिमिटेशन होने का? उनको पता है कि तुम अभी इस एज में किसी गलत रास्ते में जा सकते हो, एक पॉसिबिलिटी है कम से कम, है ना। लेकिन उनका जो बचपन था कैसा बचपन था? बिल्कुल सिक्योर था। अब ये नहीं कि कोई बच्चा मालूम माटी में खेल रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है, एक सिक्योर होता है कम से कम, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान दोगे इस बात पे कि उनके बचपन में उनका बहुत ही देखभाल किया जाता था। किस रूप में? मैटेरियली मतलब होता है भौतिक रूप से, मतलब बाहरी रूप से। सपोज तुम्हें उन्हें कोई चोट लगा अगर मान लो, तो उनको देखभाल किया जाता था। साथ में अगर उनको कोई इमोशनली दिक्कत है, मेंटली कोई दिक्कत है, अगर वो परेशान है मान लो, दिक्कत में है, तो भी उनको एक सोल्यूशन दिया जाता था हमेशा उनके द्वारा। तो हमारे पेरेंट्स पे भी ऐसा होता है कि हमें सपोर्ट करते हैं हमेशा, फिजिकली भी और इमोशनली भी। अगर तुम तकलीफ में हो, हमारे जो पेरेंट्स तुम्हें हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहे। लेकिन जो तुम्हें डांट पड़ती है वो भी उसी का एक हिस्सा है, सिक्योरिटी का एक हिस्सा है, कि तुम गलत चीज में ना चले जाओ। एक यहाँ पे खास बात तो समझोगे, एक वर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा माइंड, मुझे बताना इसके बारे में तो समझोगे इस बात को। तुमने सीखा होगा क्लास 10 के आसपास में कि एक सब्जेक्टिव केस होता है ना, जो चीज सब्जेक्ट रूप में काम करता है। इसमें क्या क्या आते हैं? एक मेरे पास आई दिखाई देता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है और यहाँ पे दे होता है। ठीक है, जो तुम इस्तेमाल करते हो वो एक्चुअली होता है, इसको बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। जो तुम यूज करते हो, तुम क्या यूज करते हो? तुम आई का माई यूज करते हो, बी का आवर करना पड़ता है ना। मान लो मुझे बोला हमारा देश, तो क्या बोलूंगा मैं? आवर नेशन, आवर कंट्री, ये बोलना पड़ेगा। मान लो मुझे बोला तुम्हारा घर, क्या बोलूंगा मैं? योर हाउस, है ना। मान लो मुझे बोला है हाथ रहो, ही का मुझे करना है हिज, उसका बैग, तो हिज बैग हो जाएगा। मान लो मुझे बोला उसकी सहेली, तो हर फ्रेंड हो जाएगा वहां पे। मान लो मुझे बोला इट का एक होता है पोसेसिव केस, इट्स हो जाता है। और उनका विद्यालय, क्या बोलूंगा मैं? देयर। मुझे नोटिस करना तो ध्यान दोगे कि सभी के बाद में मैं एक नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरा घर, उसका विद्यालय, उसका दोस्त, ठीक है, उसका स्कूल, तो सभी में एक नाउन का इस्तेमाल हो रहा है ना। और एक खास बात याद रखना कि नाउन के बगल में हमेशा और हमेशा एक एडजेक्टिव भी आ सकता है। तुमने एक मूवी देखा हो, जो शोले देखा है तुमने? शोले मूवी, जय वीडू, तो ये दोनों जय वीडू का काम करते हैं। नाउन के साथ हमेशा कौन आएगा? एडजेक्टिव ही आ सकता है। तो वो बेस्ट फ्रेंड है, जैसे दो बेस्ट फ्रेंड हमें साथ में दिखाई देते हैं ना, वैसे ये हमें साथ में दिखाई देंगे तुम्हें, एडजेक्टिव और नाउन। ये अलग होना पॉसिबल नहीं है। तुम ये नहीं कर सकते हो कभी भी कि तुमने क्या किया, एक नाउन के बगल में एक एडवर्ब बैठा दिया, ये गलत हो जाएगा। हमारा जो बेस्ट फ्रेंड वो बुरा मान जाएगा, तुम किसी और के साथ चले गए हो। ठीक है, हमेशा क्या करना पड़ेगा मुझको? एक एडजेक्टिव का ही हमेशा हेल्प लेना पड़ेगा। ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं एडजेक्टिव को? इसको बोलते हैं विशेषण।
या बोलो जिसको जो किसी की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ना। लेकिन इसके साथ में तुम्हें एक चीज और दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। अब ये क्या होता है तो समझोगे थोड़ा सा ध्यान से। जैसे मैंने आई का माई किया ना, ये आई का बना के देता है मुझे माई, मीनिंग वो ऑब्जेक्टिव केस है। ये अधिकार बताएगा, कैसे बताएंगे थोड़ा देर। क्या बना के दिया मुझको, आई का माइन बन गया। आवर ये मुझे क्या बना के देगा, आवर्स, एस लग जाएगा वहां। ये है मेरे पास योर, ये मुझे बना के देगा योर्स, एस लग जाएगा। हिज, एस तो लगा हुआ पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, हिज को छोड़ लो। हर ये हो जाएगा हर्स। इट्स में लगा हुआ है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। लास्ट बचा देयर, ये क्या मुझे बना के देगा देयर। ये हमेशा अकेले आता है। ये कैसे आएगा, बिल्कुल अकेले आएगा। अच्छा एक बात बताओगे, हम लोग जो ये प्रोनाउन पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं पता है? जो सर्वनाम है वो क्यों पढ़ते हैं? संज्ञा रिपीट बार बार ना हो उसके लिए पढ़ते हैं। मान लो मुझे बोलना है कि सुरेश मेरा दोस्त है, सुरेश अच्छा पढ़ता है, सुरेश ये है, सुरेश वो है, तो क्या हर बार मैं सुरेश का नाम लूंगा? नहीं, वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, वह लगाना पड़ेगा कि सुरेश मेरा दोस्त है, वो अच्छा पढ़ता है, वो यहाँ रहता है, वो ऐसा करता है ना। तो मुझे नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ा, प्रोनाउन लगाना पड़ा। तो उसी तरीके से देखोगे यहाँ पे एक चीज थोड़ा समझोगे। सपोज मैंने बोला दिस इज माई हाउस, यहाँ पे अधिकार पर मुद्दा बता पाओगे? ये मुझे अधिकार बता रहा है, किसका अधिकार किस पे है? फिलहाल इसका तो है नहीं, अधिकार किसके ऊपर है, घर के ऊपर है। हमें दिखाई दे रहा है कि ये नाउन है, संज्ञा है, तो बगल में कौन बैठा हुआ है, उसके बगल में एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर यहां तक कि नाउन के बगल में कौन होगा, हमेशा एक एडजेक्टिव ही आएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। अधिकार तभी भी है, लेकिन यहाँ पे अब मैंने जरूरत, तुम मान लो ऐसे करते हो, मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया, चलो दिस हाउस इज माई हाउस, कुछ रिपीट हुआ, क्या रिपीट हुआ, हाउस तो रिपीट हो गया, फिर से रिपीट तो नहीं करना है मुझको। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस माई हाउस के बदले में मुझे यहाँ पे माइन की जरूरत पड़ी, नाउन के बदले में ही प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहे, चलो मान लो मैंने बोला तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि एक यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऑप्शन है। पहले सेंटेंस बांट लेते हैं, पहले यहाँ से समझोगे। लिखा क्या है, आई लाइक डैश बैग, तो क्या पसंद है, तुम्हारा बैग पसंद है, ठीक है। तुम अब देख पाओगे यहाँ पे मेरे पास नाउन पहले से लिखा गया है, संज्ञा है ना बैग, इसके बगल में कौन आना चाहिए, एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन, क्या आएगा बताओ, एडजेक्टिव आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, ये वाला चाहिए कि आई लाइक योर बैग बोलना पड़ता है। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे, लिखा क्या, यू डू नॉट लाइक, तुम्हें नहीं पसंद मेरा वाला। अब मेरा वाला तुम्हें क्या नहीं पसंद, तो मुझे तो जिक्र पहले से मिल गया ना। तो अब तुम बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, माई होगा ना माइन होना चाहिए? कैसे पता माइन होगा, क्योंकि जिक्र पहले ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे मुझे अगर माइन लिख सकते हो, अगर माइन नहीं लिखो तो क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा माई
बैग। तो रिपीट हो जाएगा ना, तो रिपीट से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, वहां पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक छोटा सा यहाँ पर और लेते हैं जल्दी से। Ours dog defeated ठीक है, छोटा सा एक बार सेंटेंस जल्दी से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा गया आवर्स डॉग डिफीटेड योर इन अ रेस, हमारे कुत्ते ने तुम्हारे वाले को रेस में हरा दिया। ठीक है, तो हमें ये पता है इस वाले में कि डॉग तो नाउन है, उसका क्या लगाना चाहिए हमें, एडजेक्टिव, हाँ कि नहीं, ये लगेगा ना। तो आवर्स ना होके ये क्या होना चाहिए, आवर डॉग होना चाहिए, बीच वाला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, तुम्हारे वाले को हरा दिया है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि डॉग के बारे में जिक्र हो चुका है, तो क्या इसके बाद कुछ और लगा हुआ है, कोई नाउन है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे होना चाहिए आवर डॉग डिफीटेड योर्स, योर्स मतलब तुम्हारे वाले को। यहाँ पे योर का मतलब क्या है, योर का मतलब है योर डॉग। तो मुझे तो रिपीट नहीं करना है ना, तो रिपीट नहीं करना, इसलिए मैंने क्या लगाया वहां पे, योर्स लगाया, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया वहां पे। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो आगे देखेंगे यहाँ पे, ये तुम्हें मैंने क्यों बताया, देखो लिखा है माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, जो मेरा वाला था वो एक बहुत ही सिक्योर चाइल्डहुड था। मेरा वाला क्या, बचपन, कैसे पता, मेंशन बाद में किया हुआ है, तो मुझे पता होना चाहिए यहाँ पे माइंड का मतलब क्या है, तो माइंड का मतलब है माई चाइल्ड, ये ना। तो मैंने क्या किया, उस नाउन को रिपीट होने से बचाया, क्या लगा के, एक प्रोनाउन को लगा, है ना। माइंड का मतलब क्या निकल रहा है, माई चाइल्डहुड, जो मेरा बचपन है वो कैसा बचपन था, एक बहुत ही सिक्योर बचपन था। तो इसको मैंने रिपीट नहीं करना है, तो मैंने क्या किया वहां पे, माइंड का इस्तेमाल किया। क्लियर है, थोड़ा बहुत भी अपने बुक में लिख लोगे कि जो माइंड है एक पोसेसिव प्रोनाउन है, अगर जगह हो तो वहां पे लिख लोगे थोड़ा सा, ये माइंड क्या है, एक पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तुमने बचपन कैसा था, बहुत ही सिक्योर था, भौतिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। आई होप थोड़ा क्लियर होगा तुम लोग को, हो गया यहां तक, आगे बढ़े। लिखा गया है आई नॉर्मली एट, मैं साधारण तक खाना खाया करता था, इसके साथ में, विथ माई मदर, अपने मम्मी के साथ में खाना खाया करता था। कैसे, सिटिंग ऑन द फ्लोर, जमीन पर बैठ के, फर्श पर बैठ के, ऑफ द किचन, किसके फर्श पे बैठ के, किचन के फर्श पे बैठ के वो खाना खाया करते थे। तो इसको मार्क करोगे इस लाइन को। अभी का ट्रेंड क्या बनाया कि एक डाइनिंग टेबल चाहिए खाने के लिए, है ना, डाइनिंग टेबल चाहिए एक, अभी तो ये रिवाज खत्म होता चला जा रहा है, तो हमारे पास अभी भी ये रिवाज मौजूद है कि हम लोग अभी जमीन पे बैठ के खाना खाया करते। तो वो क्या करते थे, हमेशा अपने मां का खाना खाया करते थे, कैसे, रसोई घर के फर्श पर बैठ खाना खाते थे। शी वुड प्लेस, वो रखती थी, क्या रखती थी, बनाना लीफ, केले का पत्ता रखा करती थी, कहां पे, बिफोर मी, मेरे सामने, मेरे आगे, और उसी पत्ते के ऊपर, ऑन विच मतलब जिसके ऊपर, शी देन, वो उसके बाद क्या करती थी, लैडल राइस, एक कलछुल राइस दे दी उसको, एंड एरोमेटिक सांबर, और एक बहुत खुशबूदार सांबर उसमें डाल दी चावल के ऊपर, और साथ में अ वैरायटी ऑफ शार्प होममेड पिकल, बहुत ही तीखा घर का बना हुआ जो पिकल होता है, जो अचार होता है, उसको अंदर वो ऐड कर दिया गया। यहां तक खत्म नहीं हुआ है, और क्या ऐड किया गया है, एक हिस्सा, एक डॉलप, किस चीज का, ताजा नारियल की चटनी का, मतलब एक प्योर साउथ इंडियन जो फूड होता है वो उसको दिया जाता था। क्या कर दिया गया, देखो एक बार रिपीट करते हैं, एक कच्चू पहले
राइस दिया गया, उसी में सांभर को डाला गया, उसके बाद एक घर का बना हुआ चटनी बोल रहे हैं अचार को डाला गया, और लास्ट में एक हिस्सा थोड़ा सा कोकोनट का चटनी दे दिया गया। यहां से हम मार्क करोगे इस टाइम से, सी से। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुमको ये डालेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ये लाइन, ठीक है, तो याद रखोगे इस बात पे। देखो, क्योंकि तुम लोग का ये लास्ट ईयर है तुम्हारे सिलेबस का, जितना हो सके वो तुमसे तोड़ के क्वेश्चन पूछेगा। कभी भी चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। जो यहाँ पे याद करने वाले हैं ना, वो बस नाम का याद करेंगे हम, बस हमारा होना चाहिए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। तुम देखना जो प्रीवियस पेपर होते ना, 1 या 2 साल के पेपर, तुम देखना पहले वो क्या करता था ना, एक मान लो लाइन दे दिया यहाँ से यहाँ तक और इसी में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी वो क्या कर रहा है, लाइनिंग तो है लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, ए नंबर देके एक क्वेश्चन पूछ दिया, बी नंबर देके एक क्वेश्चन पूछ दिया, सी देके एक क्वेश्चन पूछ दिया और डी देके एक, मतलब ऐसे दे दिया वो कि 1 1 2 2 ऐसे देगा क्वेश्चन। तो हमें फोकस हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पे ही रखना पड़ेगा। और जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, इसका फोकस हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पे ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें ऐसे क्यों इससे करके आना ही आना है, कि बहुत इजी होता है और तुम्हें दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो जहां जहां क्वेश्चन बन सकता है तुम वहां पे मार्क करके रखो। अगर मान लो ना भी बोले तो देखो कि क्वेश्चन बन पा रहा तो वहां पे मार्क करके रखोगे। क्लियर है? फोकस कहां पे होना चाहिए, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पे होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने झमेला पोएम पे रखो तब ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। तो टाइम है 10 मिनट हमारे पास। हाँ थोड़ा सा बस, यहीं ज्यादा लिखा तो वहीं तक पढ़ा देंगे थोड़ा सा। लिखा है क्या बोला गया है, द शिवा टेम्पल, ठीक है। उस एरिया में रामेश्वरम में एक शिवा टेम्पल है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो तीर्थ यात्रियों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। तो शिवा टेम्पल है विच मेड रामेश्वरम सो फेमस, जो रामेश्वरम को काफी प्रसिद्ध बनाता है, इसके लिए टू पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के लिए। मतलब तुम्हें अगर तीर्थ करना है पूरे इंडिया में, तुम्हें यहाँ पे बिना जाए तुम्हारा काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे हमें पता है कि एक वैष्णो देवी है जो लोग जाते हैं हमेशा, वैसा ही ये भी शिव जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग शिव जी का ज्यादा भक्त होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो वहाँ पे शिवा टेम्पल है जो काफी प्रसिद्ध है लोगों में, ये तीर्थ यात्री के लिए काफी फेमस है, और वो क्या करता है, उस रामेश्वरम को काफी फेमस बनाता है। ऐसा मान्यता है कि जब राम सेतु जब बना रहे थे ना, तो एक उससे पहले पूजा किए थे शिव जी का, है ना। तो वही सेम शिवा टेम्पल वहीं पे मौजूद है, ठीक है। तो वो कहाँ था देखो, was about a 10-minute walk from our house, हमारे घर से 10 मिनट पैदल की दूरी थी। तो ये थोड़ा ध्यान दोगे, पैदल लिखा हुआ है। अगर तुमसे पूछेगा कि कितने दूरी पे था, तुम क्या लिखोगे, 10 मिनट की दूरी पे थी? नहीं, 10 मिनट पैदल की दूरी पे थी। पैदल वहां पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और एक खास बात है, देखो अबाउट लिखा है ना, अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। लेकिन अगर अबाउट के साथ कोई टाइम को ऐड किया गया है, टाइम है या कोई डेट है, तो ये सेंस देगा हमेशा लगभग का, लगभग, या बोल सकते हो अप्रोक्स का। लगभग वो 10 मिनट पैदल की दूरी थी। काउंट नहीं किया गया कि 10 मिनट ही लगेगा, ऐसा नहीं है। क्या बोला गया है, लगभग 10 मिनट पैदल की दूरी थी। किनके घर से, कलाम के घर से। किसकी दूरी, शिवा टेम्पल की दूरी। आगे बोला गया देखो, आवर लोकेलिटी, जो हमारा मोहल्ला था, जो हमारा एरिया था, वाज प्रीडोमिनेटली मुस्लिम, मुख्य रूप से उसमें मुस्लिम फैमिली ही रहा करते थे। लेकिन बट देयर वर, वहां पे कुछ और क्या थे, क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू, कुछ वहां पे हिंदू फैमिली भी रहा करते, ठीक है। बोल क्या रहा है, जो हमारा एरिया था ना, वो मुख्य रूप से मुस्लिम परिवार से ही भरा हुआ था, लेकिन तभी भी वहां पे कुछ हिंदू परिवार भी अपने बहुत अच्छे भाव से रहा करते थे। कैसे रहते थे, लिविंग
एमिकेबली, मतलब बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही मित्र भाव से आपस में एक भाईचारा बना के दोनों परिवार रहा करते थे विथ देयर मुस्लिम नेबर्स, अपने मुस्लिम नेबर के साथ। सेम हमारा दिल्ली पर है ना, हमारे पास भी वही है, आसपास पर मुस्लिम भरा हुआ है, लेकिन कुछ हिंदी परिवार भी वहां पे रहा करते हैं। हमें भी वही हो रहा है, वहां पे मुख्य रूप से कौन रहते हैं, मुख्य रूप से मुस्लिम परिवार का पूरा मोहल्ला है, लेकिन वहां पे कुछ अच्छे हिंदू फैमिली भी रहा करते हैं। कैसे रहते हैं, मित्र भाव से बहुत ही फ्रेंडली वहां पे रहा करते हैं। साथ में देखो क्या बोला है, देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क, वहां पे क्या था, एक बहुत ही पुराना मस्जिद था। कहाँ पे, इन आवर लोकेलिटी, हमारे एरिया में, वेयर, जहां माय फादर वुड टेक मी, जहां मेरे जो पिताजी है मुझे ले जाया करते थे, कहाँ पे, फॉर इवनिंग प्रेयर, शाम की जो नमाज होता है ना उसके लिए वो ले जाया करते थे। ये तरह क्या